हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन ऑन आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आज आपको पूरे तरीके से कंप्लीट एक एक्सेप्शनल केस जो जितने भी इसके हैं, इसका डेफिनेशन है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, वो पूरा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ध्यान से देखना, तभी आप लोग समझ पाओगे। इससे पहले हम लोग एटॉमिक जो रेडियस है उसके बारे में बात कर चुके हैं, आयनिक रेडियस के बारे में बात कर चुके हैं और उसके एक्सेप्शनल केस को भी हम लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। देखो स्टूडेंट, अभी लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने एटम को जान लिया था कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसका एक उसी की वजह से साइज मैटर कर रहा है, किसका, एटम का। अब हमें क्या करना है कि वो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका निकलना भी एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, एक टॉपिक बन जाता है। तो वो किस तरीके से वेरी करता है, उस टॉपिक को मैं क्या बोलूंगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या होगा कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom or ion. The energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom and ion. आइसोलेटेड का मीनिंग मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एक सिंगल एटम की बात हो रही है, मतलब यहां इसमें से बात नहीं हो रही है H2 में से, यहां बात किस में हो रही है, H में से हो रही है। तो हाइड्रोजन जो है ये आइसोलेटेड स्टेट है किसकी, H2 की। मींस H2 में से हमने हाइड्रोजन को क्या किया हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है, अलग से एटम के तौर पर बाहर निकाला हुआ है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, मतलब ये आपके पास न्यूक्लियर चार्ज है, ये एक एटम है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। अब यही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियर चार्ज से बहुत दूर है, तो यही इलेक्ट्रॉन आपका क्या हुआ, मोस्ट लूजली बाउंड हुआ, मोस्ट लूजली बाउंड। और इसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी मैं लगाऊंगा, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी ही होता है, जो एनर्जी मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगाऊंगा उसको मैं क्या बोलूंगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलूंगा। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी के कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो इसकी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये इट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट, इसको जो मेजर करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो मेजरमेंट होती है वो होती है किलो जूल पर मोल में, या फिर और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी जो है मेजर कर सकते हैं। मतलब इसकी जो यूनिट्स होंगी, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग फाइंड आउट करते हैं कहीं, तो उसको किलो जूल पर मोल के अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप लोग किसी मेटल को, मींस कोई मेटल है आपके पास, या मेटल मत को, कोई भी सब्सटेंस कह लो M, उस M को आप लोग कन्वर्ट करते हो, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हो, एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन जाएगा, M पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब किसी में से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पॉजिटिव चार्ज में, मींस कैटायन में। तो M पॉजिटिव ये बन गया। तो M पॉजिटिव के लिए जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी अप्लाई हो रही है, वो अप्लाई हो रही है IE1। इसके बाद अगर आप लोग इस M पॉजिटिव को कन्वर्ट करते हो किसमें, M2 पॉजिटिव में, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हो, तो आप लोग फिर अप्लाई कर रहे हो क्या, IE2। यहां के बाद M2 पॉजिटिव में से फिर से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करते हो तो क्या बनेगा, M3 पॉजिटिव बनेगा, मतलब यहां ये क्या बन जाएगी, IE3 बन जाएगी। तो ये पॉइंट है। मतलब आप आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 के लिए भी जा सकते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 के लिए भी, आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 के लिए भी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला फिर दूसरा भी निकाल सकते हो, तीसरा भी निकाल सकते हो। यहां के बाद अगर अब मैं बात करता हूं कि इनमें कौन ज्यादा होगी और कौन कम होगी, तो मैं यहां लिखता हूं कि IE1 एंड देन IE2 एंड देन IE3। देखो स्टूडेंट, आपके पास ये न्यूक्लियर चार्ज है और यह मान लो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 एंड 3। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको आप लोगों को निकालना है तो आप इसको इजीली से निकाल पाओगे, क्योंकि ये IE1 के लिए अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है, इस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है इस न्यूक्लियस से, वो क्या है, सबसे ज्यादा है।
तो इसको निकालने के लिए मुझे एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, सबसे कम लगानी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी IE1। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकल जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इस न्यूक्लियर चार्ज से क्या हो गया, कम हो गया है, तो यहां पे आप लोग क्या अप्लाई करोगे, IE2 अप्लाई करोगे। अब एक क्वेश्चन उठता है कि IE1 ज्यादा हो गया IE2, तो IE2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगी IE1, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इस न्यूक्लियर चार्ज से क्या है, कम है, तो यहां अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी। तो IE1 इज लेस देन IE2 एंड इज ग्रेटर देन इज लेस देन क्या IE3। मतलब फिर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो उसके लिए क्या अप्लाई करोगे, IE3 अप्लाई करोगे। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बाकी के इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन पे अट्रैक्शन पावर ज्यादा रहता है, किसका, न्यूक्लियर चार्ज का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहता है उन पे। तो जैसे जैसे आप अंदर आते चले जाओगे इस न्यूक्लियर चार्ज की तरफ, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे। और इसके अंदर एक और पॉइंट मैं आपसे कह दूं कि जब आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है तो ये यहां से कैटायन जनरेट होते हैं, कैटायन जनरेटिंग कॉन्सेप्ट, कैटायन जनरेटिंग कॉन्सेप्ट इस तरीके से, ठीक है। यहां से आप क्या जनरेट कर सकते हो, कैटायन को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है। लेकिन जनरल बात में हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ से क्या जनरेट होंगे, कैटायन, क्योंकि हम जनरली क्या कहते हैं कि कहीं से हमने इलेक्ट्रॉन को अगर निकाला है तो वहां फिर क्या बनता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बनती है। अब यहाँ के बाद बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट फैक्टर अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग लिखेंगे साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। देखो साइज ऑफ एटम क्या कहता है कि साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी एटम का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, लार्ज होगा, तो वहां आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। नॉर्मल सी बात है, मान लो ये मेरे पास एटम है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मतलब यहाँ से यहाँ इसका साइज वेरी कर रहा है, मेरे पास ये एटम है और इसका साइज जो है यहाँ है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, इस न्यूक्लियर चार्ज से दूर है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम, और इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। सेकेंड पॉइंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब मैंने ट्रेंड्स पढ़ाने स्टार्ट किए थे सबसे पहले मैंने आपको यही समझाया था कि शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में ही समझाया था। आप वीडियो लेक्चर के अंदर देख सकते हो, मेरे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है कि मैं लिख दूं Z इफेक्टिव, Z इफेक्टिव। अब आप खुद सोचो, Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, ये देखो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी यहाँ क्या है, ज्यादा है। उसके बाद थर्ड फैक्टर, पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि कौन सी सबशेल में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है और फिर उस सबशेल का न्यूक्लियर चार्ज से डिस्टेंस कितना है। तो अगर आपको S में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगानी पड़ेगी, फिर P, फिर D और फिर F में सबसे कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि F सबशेल जो है वो न्यूक्लियर चार्ज से क्या हो जाती है, सबसे दूर हो जाती है, मतलब उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा नहीं लग रहा होता। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा। शील्डिंग इफेक्ट में क्या कहेंगे हम लोग कि जितना बेकार शील्डिंग इफेक्ट होगा, जितना पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, पुअर द शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होती है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होती है उसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कह देते थे। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, रिपल्शन जितनी कम होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब अगर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं किया जा रहा होगा तो वो न्यूक्लियर चार्ज से दूर नहीं जाएगा, और ना जाने की वजह से फिर क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मैं पहले बता चुका हूँ शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। अब ये कुछ फैक्टर्स थे। इसके बाद एक और फैक्टर की अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो नया है, वो फैक्टर क्या होगा कि
फिफ्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं, जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल होते हैं, वो या तो हाफ फिल्ड होते हैं या फुली फिल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूं P3 की, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन आप P में कितने डाल सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, लेकिन आप 3 इलेक्ट्रॉन डालते हो तो फिर वो हाफ फिल्ड हो गया। D10 होता है, D5 कर देंगे तो हाफ फिल्ड, और इसके बाद F14 होता है, F7 कर देंगे तो हाफ फिल्ड। ये आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। इसके बाद P6, D10 एंड F14 ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। जहां हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड का केस आ जाए, मतलब आपके ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या फिर फुली फिल्ड हो, तो वहां आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, हैव मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। उनके आगे पीछे वाले एलिमेंट से, उनसे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसके आसपास वाले एलिमेंट से, या अगर हाफ फिल्ड है और फुली फिल्ड है तो वहां आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब अगर मैं बात करूं हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में, अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो हाफ फिल्ड वालों की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम, किससे, फुली फिल्ड से, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। मींस हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड दोनों स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर मैं फुली फिल्ड की बात करूं तो फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, हाफ फिल्ड से। तो दीज आर द फैक्टर स्टूडेंट ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड। फर्स्ट फैक्टर आपका साइज ऑफ एटम हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एंथैल्पी। पेनिट्रेशन इफेक्ट एस में सबसे ज्यादा, फिर पी, फिर डी, फिर क्या हो जाएगा एफ। और शील्डिंग इफेक्ट क्या कहता है कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। पुअर द शील्डिंग इफेक्ट मोर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड अगर हैं तो वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो वहां आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब यहां के बाद हम लोग बात करते हैं इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स की, ठीक है। अब ट्रेंड के ऊपर हमें जाना है, और ट्रेंड के अंदर कुछ एक्सेप्शनल केस बनेंगे, और वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एक्सेप्शनल केस क्या क्या हैं। तो आप इसको लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो मैं अब इसको मिटा देता हूं, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे इन ए पीरियड। इन ए पीरियड कि पीरियड में अब क्या होगा कि जब आप लोग लेफ्ट टू राइट चलते हो, जब हम लोग क्या चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो जनरली क्या होता है कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। बट नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम। एक आधा केस है जिसके अंदर सबशेल बदलती है, उसको बात करेंगे। नंबर ऑफ सबशेल क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम। अब क्या हो गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया तो साइज क्या हो गया, फिर डिक्रीज। साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और साइज अगर डिक्रीज हो गया तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। साइज डिक्रीज तो मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कहां चलते हुए, लेफ्ट टू राइट चलते हुए। मतलब अगर आप लोग लिथियम से नियोन की तरफ जा रहे हो, फ्लोरीन तक अगर जा रहे हो, तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ सबशेल क्या होती हैं, ऑलमोस्ट सेम होती हैं। साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करें कि कुछ ऐसे केस हैं जहां नंबर ऑफ सबशेल जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। हमने ऊपर लिखा है कि वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन कुछ केस है जहां नंबर ऑफ सबशेल क्या होती है, चेंज होती है। इसके बाद एक और पॉइंट है, यहां कुछ हाफ फिल्ड एलिमेंट भी होते हैं और फुली फिल्ड भी होते हैं। लेफ्ट टू राइट जब आप लोग चलोगे, किसी में नंबर ऑफ सबशेल क्या हो सकती है, चेंज, और हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड भी होते हैं।
अब जब ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं तो इसको हम फिर एक्सेप्शन में डाल देते हैं, जिसको अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको हम किस में डाल देंगे? एक्सेप्शनल केस में डाल देंगे, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रुप की बात करूं, इन ए ग्रुप अगर हम लोग टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप से बॉटम अगर आते हैं, तो अब यहां क्या होता है कि यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो एक दूसरे को कंपनसेट करके आपस में बैलेंस करते हैं, और जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है टॉप से बॉटम ऑलमोस्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। बट नंबर ऑफ सबशेल ये क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। नंबर ऑफ सबशेल क्या होगी? इंक्रीज। अब नंबर ऑफ सबशेल इंक्रीज होंगी तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। साइज क्या होगा? इंक्रीज। और अभी हमने पढ़ा कि साइज जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एंथैल्पी के, तो साइज इंक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो दो पॉइंट मैंने आपको बताया कि इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज, और टॉप से बॉटम में क्या होती है? डिक्रीज। अब पीरियड और ग्रुप के अंदर जो ये ट्रेंड हमने देखा है ये रेगुलरली वेरी नहीं करता है, इसको हम फर्स्ट डे से कहते आ रहे हैं, जब से हमने ये ट्रेंड की बातें स्टार्ट की है। इनके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केस भी आते हैं, और आयनाइजेशन एंथैल्पी के एक्सेप्शनल केस काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको एक एक एक्सेप्शनल केस के बारे में बताऊंगा। एक पहले हम लोग बात करेंगे पीरियड के एक्सेप्शनल केस के बारे में, और फिर बात करेंगे हम लोग ग्रुप के एक्सेप्शनल केस के बारे में। तो अभी आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, और टॉप से बॉटम अगर चलेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज। ये इनके रीजन है, ये क्या है? इनके रीजन है, आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग एक्सेप्शनल केस की। एक्सेप्शनल केस इन ए पीरियड और इन ए ग्रुप अलग अलग हम लोग बातें करेंगे, और हर एक एक्सेप्शनल केस को समझने की कोशिश करेंगे। अब जब मैं पीरियड की बात करता हूं, एक्सेप्शंस हम लोग जब डिस्कस करेंगे, एक बार इसको मैं पूरा कर लेता हूं, मिटा लेता हूं। यहां हम लिखते हैं एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं पहले बात करता हूं पीरियड की, कि पीरियड में कौन कौन से एक्सेप्शनल केस होंगे। जैसे मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं तो वहां हाइड्रोजन और हीलियम होगा, तो वहां कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा नहीं बनेगा। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करता हूं, सेकंड पीरियड में आपका कौन आ जाएगा? सेकंड पीरियड में आपका आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यहां तक हम लोग बात करेंगे, और फ्लोरीन के बाद फिर क्या आएगा? नियोन। ये हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसका एटॉमिक रेडियस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो यहां ट्रेंड क्या होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट अगर चल रहा है तो ट्रेंड ये होना चाहिए कि लिथियम के बाद बेरिलियम की ज्यादा होनी चाहिए, फिर बोरोन की, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और फिर सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? नियोन की। ये ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन यहां कुछ एक्सेप्शनल केस बनते हैं। वो एक्सेप्शनल केस क्या है कि एक तो केस बनेगा किसमें? बेरिलियम और किसको लेके? बोरोन को लेके। एक किसको लेके बनेगा? बेरिलियम और बोरोन को लेके। एक केस बनेगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को लेके, और एक केस इसका बनेगा किसका? नियोन का। ठीक है, किसको? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेके, और फिर किसका बनेगा? नियोन का एक एक्सेप्शनल केस बनेगा। ठीक है, मतलब इसको आप एक्सेप्शनल नहीं कह सकते, इसके लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये फुली फिल्ड होगा। ये क्या होगा? फुली फिल्ड होगा। और फुली फिल्ड का केस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फुली फिल्ड जो एलिमेंट होंगे, जिनके अंदर जो सबशेल होगा उनका, वो फुली फिल्ड जो होगा, तो उनके अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि वो स्टेबिलिटी फील करते हैं। तो मेन जो हमारा रहेगा वो बेरिलियम और बोरोन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा। अब बेरिलियम और बोरोन की अगर मैं बात करता हूं, बेरिलियम एंड बोरोन, तो देखो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s2 2s2, एंड उसके बाद बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s2 2s2 एंड 2p1। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इनमें एक्सेप्शनल केस क्या होगा कि ये फुली फिल्ड हो गया, ये ऑर्बिटल यहाँ क्या है? फुली फिल्ड है, और फुली फिल्ड होने की वजह से यहाँ स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है, और मोर स्टेबिलिटी कहीं होगी तो वो एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहेगा। हम नॉर्मल लाइफ में भी जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो हम स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? दो रीजन है, एक तो यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरा सबशेल इंक्रीज हो गया है। इंक्रीजिंग सबशेल, इंक्रीज इन
सबशेल। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर सबशेल इंक्रीज होती है तो साइज हल्का सा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ क्या है, फुली फिल्ड का केस है। तो ये फुली फिल्ड होने की वजह से बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, किससे, बोरोन से। तो ये इरेगुलर, ये ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, जिसकी वजह से क्या हम लोग कहेंगे कि बेरिलियम जो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, किससे, बोरोन से। तो ट्रेंड क्या बन जाएगा, लिथियम इज ग्रेटर देन, सॉरी लिथियम इज लेस देन बोरोन एंड इज लेस देन क्या, बेरिलियम। मींस बेरिलियम की किससे ज्यादा हो जाएगी, बोरोन से। मतलब एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद कार्बन फिर सेम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की अब मैं बात करता हूं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस तरीके से वेरी करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। उसके बाद ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा पी के अंदर क्या है, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी है, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। और हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी होने की वजह से इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां भी हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। कार्बन के बाद कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, और फिर कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन। आगे का ट्रेंड सेम चलेगा। और नियोन के बारे में मैं पहले बोल चुका हूं, नियोन के अंदर क्या है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, और फुली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। वहां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, तो वहां की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपके सेकंड पीरियड की बात होगी। अब मैं थर्ड पीरियड की बात करता हूं। थर्ड पीरियड में क्या होगा कि मैं चलता हूं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड क्या आ जाएगा आपका, आर्गन आ जाएगा। ये आपके एलिमेंट किसके हो गए, थर्ड पीरियड के हो गए। अब यहां भी एक्सेप्शनल केस बनेगा, एक तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को लेके, और किसको लेके बनेगा, फास्फोरस एंड सल्फर को लेके। और रीजन दोनों का यही होगा, सेम जो हमने ऊपर लिखा है। मैग्नीशियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2। उसके बाद एल्यूमिनियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका होता है 13। तो 2 2 4 6 4 10 और 2 कितना, 12। तो 2 2 4 6 4 10 और 2 कितना, 12 और 1 कितना, 13। अब सेम वही कॉन्सेप्ट, ये क्या हो गया आपका, स्टेबल, फुली फिल्ड स्टेबल। और फुली फिल्ड स्टेबल होने की वजह से यहां आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और यहां क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेम रीजन जो हमने ऊपर लिखा है वही सेम रीजन यहां होगा। उसके बाद फास्फोरस और सल्फर में भी सेम यही रीजन होगा। अगर आप फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो 15 के साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगा। ये फिर से क्या हो गया, हाफ फिल्ड स्टेबल हो गया। तो अब फास्फोरस का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे, सल्फर से। तो अब मैं इस ट्रेंड को सही कर देता हूं। तो सही करने के बाद क्या होगा कि मैग्नीशियम, ये अलग से लिख लेते हैं हम लोग, यहां लिख लेते हैं, सोडियम इज लेस देन क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम इज लेस देन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इज लेस देन क्या हो जाएगा, सिलिकॉन इज लेस देन सल्फर इज लेस देन फास्फोरस एंड इज लेस देन क्लोरीन एंड इज लेस देन आर्गन। ये आपका ट्रेंड होगा किसका, थर्ड पीरियड का। यहाँ दो एक्सेप्शनल केस बने, एक मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को लेके, और दूसरा केस किसको लेके बना, फास्फोरस और किसको, सल्फर को लेके। इसके बाद फोर्थ पीरियड के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो वहां डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। तो उनकी वजह से आगे हम लोग इस ट्रेंड को इस तरीके से हर एक पीरियड के अंदर नहीं पढ़ेंगे, वहां डी ब्लॉक का अलग से एक्सेप्शनल केस बनेगा। अब यहां से आगे की बात करते हैं, कुछ और एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं। इसको एक बार, अब मान लो इसके नीचे अब मैं एक और कॉन्सेप्ट की, अगर आप लोग फोर्थ पीरियड में जाना चाहते हो, अगर आप लोग फोर्थ पीरियड में जाना चाहते हो तो एक और कॉन्सेप्ट यहां पढ़ा जा सकता है कि देखो यहां तक तो जो है आपका जहां एल्यूमिनियम का जो 13th ग्रुप है वहां तक आपका कौन रहेगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। मतलब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बाद थर्ड से लेके और 12 तक के जो ग्रुप होते हैं उसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। अब पी ब्लॉक के बाद यहाँ फास्फोरस के नीचे कौन लाई करेगा, फास्फोरस के नीचे लाई करता है आपका आर्सेनिक, और यहाँ जो है आपका इसके सल्फर के नीचे लाई करता है आपका क्या, सेलेनियम। ये दो एलिमेंट लाई करते हैं। अब इनके अंदर अगर मैं एक्सेप्शनल केस की बात करूं तो वो भी सेम तरीके से लाई करेगा जैसे किसमें लाई कर रहा है, फास्फोरस और सल्फर के साथ। मतलब यहां भी आर्सेनिक पे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेलेनियम पे कितने होंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन
लेकिन क्या होगा कि ये स्टेबिलिटी होगी, यहाँ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होगी, यहाँ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो आर्सेनिक और सेलेनियम के अंदर भी आर्सेनिक का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और सेलेनियम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस आपका बन जाता है। तो आप इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट एक्सेप्शनल केसेस के बारे में। तो यहां हमने कई सारे केस पढ़ चुके हैं बेटा हम लोग। एक हमने बेरिलियम बोरोन, एक हमने ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उसके बाद हमने मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, उसके बाद फास्फोरस एंड सल्फर, और उसके बाद क्या पढ़ लिया हमने, आर्सेनिक और सेलेनियम का हमने केस पढ़ लिया है। अब बात करते हैं ग्रुप के कॉन्सेप्ट की, कि ग्रुप में किस तरीके से एक्सेप्शनल केस बनेंगे। अब अगर मैं ग्रुप्स की बात करता हूं, एक्सेप्शन इन ए ग्रुप। अब देखो ग्रुप में जब हम लोग चलते हैं तो यहां हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बोरोन फैमिली की। बोरोन फैमिली के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। बोरोन के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा, गैलियम, गैलियम के बाद क्या आएगा आपका, इंडियम, इंडियम के बाद आपका आएगा क्या, थैलियम। 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट हैं। अब इनके लिए हमने क्या कहा है कि टॉप से बॉटम जब हम लोग आते हैं, टॉप से बॉटम जब हम लोग आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। तो ये जो ट्रेंड है इनका वो किस तरीके से वेरी करना चाहिए, बोरोन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, इज ग्रेटर देन गैलियम, एंड इज ग्रेटर देन इंडियम, एंड इज ग्रेटर देन क्या, थैलियम। ये ट्रेंड लाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शनल केस बनता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है। एक एक्सेप्शनल केस तो बनेगा किसको लेके, एल्यूमिनियम एंड गैलियम को लेके, और फिर एक एक्सेप्शनल केस किसको लेके बनेगा, इंडियम और थैलियम को लेके भी एक एक्सेप्शनल केस बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम की, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। देखो यहां मैं कह देता हूं कि इन दोनों का आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट क्या होगा, इक्वल होता है। इसका 5.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है, और इसका बोला जाता है 5.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। मतलब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इज ग्रेटर देन दिस। मतलब मैंने आप लोगों को अभी ये नहीं बताया कि गैलियम का क्यों होगा, अब उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यही लिख के चलेंगे कि ऑलमोस्ट क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों है कि देखो जब मैं गैलियम की बात करता हूं तो गैलियम के अंदर क्या आ जाता है, डी ऑर्बिटल आ जाता है। गैलियम के अंदर क्या आएगा, डी ऑर्बिटल आएगा। अब डी ऑर्बिटल क्या लगाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। मतलब कि किस तरीके से, मैंने आपको समझाया था कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट कैसे लगेगा, कि एल्यूमिनियम के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं है लेकिन गैलियम में डी ऑर्बिटल है। अब डी ऑर्बिटल का साइज क्या हो गया, लार्ज हो गया। डी ऑर्बिटल का जो साइज हो गया वो क्या हो गया, लार्ज हो गया। अब लार्ज होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है आर प्लेस्ड इन ए लार्ज या बिग गैप्स। मतलब इलेक्ट्रॉन जो वो बड़े बड़े गैप्स में बैठे हैं, मतलब उन इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप क्या है, ज्यादा है। अब जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होगा गैलियम के अंदर, उसको उन गैप के थ्रू, उन गैप के बीच में से जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इजीली से क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब गैलियम में क्या हो गया कि आपका ये डी सब शेल है मान लो, और यहाँ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ये गैप है, इस गैप के अंदर से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियर चार्ज को पूरा शील्ड अप नहीं कर पा रहे, पूरा कवर नहीं कर पा रहे। मतलब इसके पास पावर है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, अट्रैक्ट करने की, और ये इसको जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन पावर ज्यादा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फिर से समझो, यहाँ डी ऑर्बिटल आता है, वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगाता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट किस तरीके से लगा रहा है कि उनके बीच में क्या है, गैप ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप क्या है, ज्यादा है। उस गैप की वजह से क्या होता है कि इस न्यूक्लियर चार्ज के पास यहाँ टेंडेंसी होती है अपना एक प्रॉपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहुंचाने की, और यहाँ अगर प्रॉपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहुंचेगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा होगी तो साइज कम होगा, और साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैंने आपको कहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी उसके क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज डिक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं एल्यूमिनियम इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू क्या, गैलियम। मतलब फिर भी गैलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे, एल्यूमिनियम से। इसके बाद इंडियम और थैलियम की अगर मैं बात करता हूं, इंडियम और थैलियम की, यहां अगर मैं बात करूं आपसे तो इस केस में थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, किससे, इंडियम से। क्यों, देखो इंडियम के अंदर क्या है, एफ ऑर्बिटल आता है, एफ सबशेल आती है। अब यहां भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। अब एफ सबशेल आने की वजह से क्या हो गया, एफ का साइज क्या हो गया, लार्ज। तो लार्ज साइज,
और लार्ज साइज होने की वजह से सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा कि न्यूक्लियर चार्ज के पास टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी बाहर से इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, अट्रैक्ट करने की। तो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और वैसे भी नॉर्मली यहां से यहां जब आप लोग आओगे तो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है या एटॉमिक नंबर है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका होगा, इंक्रीज हो चुका होगा। तो उस इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ विद एफ सबशेल जिसका साइज लार्ज है और वहां जो इलेक्ट्रॉन प्लेस हैं वो दूर दूर प्लेस है, तो उनके बीच में भी गैप्स है, और उस इलेक्ट्रॉन को भी जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को भी थैलियम का जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इजीली से अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, जिस वजह से वहां एनाइसन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इंडियम से थैलियम की एनाइसन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसी को मैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहता हूं, इसी को मैं क्या कहूंगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये हमने पढ़ा था पहले भी। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा कि जो एफ सबशेल की वजह से एटॉमिक साइज के अंदर, आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर जो इरेगुलर ट्रेंड बन जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कि यहाँ एफ सबशेल है, साइज लार्ज है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी सब्सटेंस के पास ये एक बॉडी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर यहाँ ये दो बॉडी खड़ी है और इनके बीच में ये गैप है और यहाँ एक और बॉडी खड़ी है, तो ये दोनों आपस में जल्दी से मिल सकते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि इधर की तरफ यहाँ इस तरीके से है, यहाँ गैप बहुत कम है और इधर एक बॉडी खड़ी है, तो ये बॉडी इस बॉडी से इजीली से नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन दोनों के साथ अप्लाई हो रहा है। किस किस के साथ, एल्यूमिनियम और गैलियम के साथ, और इंडियम और किसके साथ, थैलियम के साथ। एल्यूमिनियम और गैलियम में डी की वजह से अप्लाई हो रहा है और थैलियम के अंदर ये एफ की वजह से अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ स्पेस ज्यादा है दोनों बॉडीज के बीच में, तो इस इलेक्ट्रॉन को, इस बॉडी को इजीली से क्या कर लिया गया है, अट्रैक्ट कर लिया गया है। तो दीज आर द एक्सेप्शनल केस अकर इन बोरोन फैमिली। अब बोरोन फैमिली के एक्सेप्शनल केस के बाद अब मैं इसका ट्रेंड अगर लिखता हूं तो ट्रेंड क्या बनेगा, ये ट्रेंड तो आपका होगा गलत। अब गलत होने के बाद जो नेक्स्ट जो ट्रेंड बनेगा वो क्या बनेगा कि बोरोन इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, बोरोन के बाद किसकी ज्यादा हो जाएगी, गैलियम की। इज ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एल्यूमिनियम, एंड इज ग्रेटर देन फिर कौन हो जाएगा, थैलियम, और इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इंडियम। तो इंडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तरीके का जो बोरोन फैमिली के अंदर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर है, वो किस तरीके से वेरी करेगा। अब यहाँ से आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, अगर मैं कार्बन फैमिली की भी बात करता हूं, अगर हम लोग कार्बन फैमिली की बात करें तो कार्बन फैमिली के अंदर भी जो नीचे के जो दो एलिमेंट है उनके अंदर भी सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। वहां भी जो लास्ट का एलिमेंट होगा, जब आप लोग ग्रुप में आओगे वहां भी जो लास्ट एलिमेंट होगा उसके अंदर भी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहां भी क्या लग रही होगी, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रही होगी। तो आप लोग एक बार खुद करके देखना, आपसे जरूर होगा, ऐसी कोई बात नहीं होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कार्बन फैमिली के अंदर। जो लास्ट का एलिमेंट है, नीचे का जो एलिमेंट है, सबसे लास्ट एलिमेंट इन ए ग्रुप, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी किससे, जो उससे ऊपर वाला एलिमेंट है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप एक बार उसको खुद ट्राई करके देखना। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं किसकी, डी ब्लॉक के अंदर जो एक्सेप्शनल केस बनता है। मैंने आपको पीरियड और ग्रुप के अंदर बताया, अभी मैंने एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात की थी, पीरियड में भी और ग्रुप में भी। अब मैं बात करने जा रहा हूं किसके अंदर, डी ब्लॉक के अंदर, कि डी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एक्सेप्शनल केस प्रेजेंट हैं। जो कार्बन के अंदर की बात मैं कर रहा हूं उसमें दो एलिमेंट आपके आते हैं, एक जो आपका टिन आ जाता है और एक लेड आ जाता है। इन दोनों का कंपैरिजन करके देखना, आपको समझ आ जाएगी दोनों बातें। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक में अगर हम लोग बात करते हैं, देखो डी ब्लॉक के अंदर तीन सीरीज होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। अब 3D सीरीज के अंदर क्या है कि लेफ्ट टू राइट जब आप लोग चलते हो, लेफ्ट टू राइट जब आप लोग चलते हो तो नॉर्मल सी बात है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन जब मैं बात करता हूं स्कैंडियम से लेके और कहां तक, निकल तक, जब मैं बात करता हूं स्कैंडियम से निकल तक की जब मैं बात करता हूं, तो वो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर चीज है वो इतना चेंज नहीं आ रहा है, इतना वेरी नहीं कर रहा है, मतलब इतना उनके अंदर गैप नहीं बन रहा है। लेकिन निकल के बाद झट से एकदम से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी में जंप आता है, मतलब कहां से कहां, कॉपर से और कहां तक जाते वक्त, जिंक तक जाते वक्त, इन दोनों के बीच में एकदम झट से गैप आता है, कॉपर से जिंक की तरफ। अब क्यों आता है, क्योंकि जिंक के अंदर फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है,
जिंक के अंदर क्या है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और डी ऑर्बिटल अगर फुली फिल्ड है तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जहां फुली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे जिन एलिमेंट के अंदर, उनका आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डी ब्लॉक के अंदर स्कैंडियम से जिंक तक जब आप लोग आओगे तो जिंक का आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हो जाएगा एक बार, क्यों, क्योंकि यहाँ कौन सा ऑर्बिटल हो गया, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो गया है। ऐसे सिमिलरली 4d के अंदर भी यही होगा कि जब आप लोग कॉपर से जिंक आ रहे हो, यहाँ आप लोग कहां से कहां आ रहे हो, सिल्वर से कहां आ रहे हो, कैडमियम तक आ रहे हो, तो कैडमियम का आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा। सेम आंसर, सेम रीजन, फुली फिल्ड होगा। उसके बाद गोल्ड से 5d सीरीज के अंदर गोल्ड से कहां आ रहे हो, मरकरी तक आ रहे हो, तो मरकरी का फिर से क्या होगा, ज्यादा होगा क्या, आयनेशन एंथैल्पी, क्योंकि मरकरी के अंदर भी क्या होगा, मोर जो फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा और मोर आयनेशन एंथैल्पी हो जाएगी। तो देखो मैंने आपको यहां भी 3 एक्सेप्शनल केस बताए, कॉपर और जिंक को लेके, मरकरी और किसको लेके, सॉरी सिल्वर और किसको लेके, कैडमियम का, एंड गोल्ड और किसको लेके, मरकरी को लेके। तो मैं सारे एक्सेप्शनल केस आप लोगों को बताता जा रहा हूं, एक भी एक्सेप्शनल केस नहीं बचेगा। और आप लोग ध्यान से पढ़ो, एक एक पॉइंट को समझो, हर एक बात आपको समझ में आएगी। इसके बाद अब एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर अप्लाई होता है कि आयनेशन एंथैल्पी, इसमें मैं टॉप में बॉटम में बात करता हूं, टॉप से बॉटम में। अभी मैंने लेफ्ट टू राइट आपको बताया, अब मैं बात करूंगा इसमें टॉप से बॉटम में। तो मैं यहां लिखता हूं कि 3d की जो आयनेशन एंथैल्पी होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, 4d से। ठीक है, आप इसको इक्वल टू भी लिख सकते हो, 3d और 4d की आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी किससे, 4d से। लेकिन उसके बाद 4d की लेस देन हो जाएगी किससे, 5d से। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पहले समझा चुका हूं, इसका अभी देखो आप, अभी मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि 5d के अंदर क्या हो रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से कि 3d और 4d का तो ट्रेंड समझ में आता है कि टॉप से बॉटम जब हम लोग आते हैं तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो वही, और हमने साइज का कॉन्सेप्ट भी यहां पढ़ा था उस वक्त, तो जो 3d और 4d के जो साइज की बातें थी उसको भी हमने उस वक्त डिस्कस किया था। तो 3d और 4d में क्या हो रहा है कि टॉप से बॉटम जब आप लोग आ रहे हो तो आयनेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट क्या कर रही है, सेम तरीके से वेरी कर रही है, या 3d की ज्यादा है किससे, 4d से, मतलब ऑलमोस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू है। उसके बाद 4d से जब आप 5d जाओगे ना, तो 5d के अंदर क्या होगा, f सबशेल आ जाएगी। अब f सबशेल आते ही क्या हो गया है कि फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ गई है, और f सबशेल के अंदर साइज क्या हो गया, लार्ज, और लार्ज होने की वजह से फिर से न्यूक्लियर चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉन को उस गैप के बीच में से इजीली से क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, 3d इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 4d, एंड इज लेस देन 5d। लेकिन इसमें भी फिर एक एक्सेप्शनल केस है। अगर मैं स्कैंडियम की बात करता हूं, स्कैंडियम की, यट्रियम की और किसकी, लेंथेनम की अगर मैं बात करता हूं, तो इस केस के अंदर जब आप इसका ऑर्डर लिखोगे, अब ये क्या हो गया, टॉप से बॉटम हो गए, ये 3d का एलिमेंट, ये 4d का एलिमेंट, और ये किसका, 5d का एलिमेंट। ध्यान से समझना, ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है, ये 3d का एलिमेंट है स्कैंडियम, ये 4d का है यट्रियम, और ये किसका है, 5d का है लेंथेनम। अब इनका जब मैं ऑर्डर लिखता हूं तो इसके अकॉर्डिंग जब मैं लिखूंगा तो ये शुड भी क्या होना चाहिए कि स्कैंडियम की क्या होनी चाहिए, ज्यादा, देन किससे, यट्रियम से, एंड फिर किससे जो है लेस देन होनी चाहिए किससे, लेंथेनम से। लेकिन इसका ये ऑर्डर यहां वेरी नहीं करेगा, फर्स्ट जो थर्ड ग्रुप है उसके अंदर ये ऑर्डर वेरी नहीं करेगा जो मैंने यहां लिखा है। इसका रीजन क्या है कि यहां जो आंसर होगा वो क्या होगा कि स्कैंडियम इज ग्रेटर देन यट्रियम एंड इज ग्रेटर देन क्या, लेंथेनम। क्यों, क्योंकि लेंथेनम के अंदर f सबशेल नहीं होता है। मैंने जो ये ट्रेंड लिखा है, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मैंने यहाँ रीजन दिया है, जहां लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगी वहीं ये जो ट्रेंड है वो, या जो रीजन है वो अप्लाई होगा, या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। लेकिन लेंथेनम के अंदर f सबशेल नहीं होती है, और f सबशेल नहीं होने की वजह से यहाँ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो जब आप स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम की बात करते हो तो आपको ये ऑर्डर लिख के आना है। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप फोर्थ ग्रुप में जाते हो, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम पे चले जाते हो, अब इसका जो ऑर्डर होगा वो इसकी तरह वेरी करेगा। मतलब टाइटेनियम का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या, जिरकोनियम, एंड इज लेस देन क्या हो जाएगा, हैफनियम, क्योंकि हैफनियम के अंदर क्या आ जाती है, f सबशेल आ जाती है। तो बेटा यहां ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि देयर इज नो f सबशेल इन लेंथेनम, मतलब नो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथेनम, बट देयर इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन हैफनियम। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। लेकिन
इसके लिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है जो मैंने आपको समझाया है, ये डी ब्लॉक के एक्सेप्शनल केस है। फिर से मैं आपको बोल देता हूं, कॉपर से जिंक की तरफ बहुत एकदम से जंप आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी में, क्योंकि जिंक का डी ऑर्बिटल क्या है, फुली फिल्ड, फिर कैडमियम का भी सेम रीजन, मर्करी का भी सेम रीजन। अब जब आप टॉप से बॉटम सीरीज की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट का केस पढ़ा था हमने डी ब्लॉक के अंदर। अब टॉप से बॉटम जब हमने बात की तो होना क्या चाहिए कि 3D इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 4D एंड इज लेस देन क्या 5D। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई, अब इसका रीजन क्या हो गया, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, हम इसका रीजन देंगे क्योंकि एफ सब शेल होती है। इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को जब मैं स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम में अप्लाई करने लगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ। उसका भी रीजन क्या हुआ कि देयर इज नो एफ सब शेल इन लेंथेनम, मतलब लेंथेनम के अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाले एलिमेंट के साथ अप्लाई हो गया। तो वो कौन कौन से होंगे, टाइटेनियम, जिरकोनियम और क्या हैफनियम, मतलब हैफनियम के अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट है, तो यहां ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो दिस इज ऑल द एक्सेप्शनल केस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने सारे एक्सेप्शनल केस आप लोगों को बता दिए, आप एक बार फिर से इसको रिपीट कर करके देख सकते हो, आपको हर एक एक्सेप्शनल केस समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की एप्लीकेशन क्या क्या होंगी उसकी बात करते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, मेटेलिक करेक्टर या नॉन मेटेलिक करेक्टर हम यहां से पता कर सकते हैं। मेटेलिक करेक्टर सीधा सा कॉन्सेप्ट रहेगा। मेटेलिक करेक्टर में मैं क्या कहूंगा कि जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी, मेटेलिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी more will be the metallic character। अब मेटेलिक करेक्टर का ट्रेंड कैसे वेरी करता है, इसका अलग टॉपिक बनेगा। जैसे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी को पढ़ रहे हो, मेटेलिक करेक्टर का भी एक ऑर्डर बनेगा, तब उसकी बात करेंगे, अभी केवल इसको पढ़ो। सेकंड पॉइंट, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी में क्या हम लोग कहेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी, मतलब जितना इजीली से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे, रिएक्टिविटी इतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी की अगर कम है तो वहां रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन इसमें भी एक फंडा है कि जब आप लोग ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1 की और 2 की बात करते हो तो यहां रिएक्टिविटी देखी जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप लोग हेलोजेंस की बात करते हो, मतलब 17th ग्रुप की बात करते हो, तो वहां रिएक्टिविटी देख जाती है किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी केवल मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। ये जो टॉपिक यहां आप लोग देख रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, मेटेलिक करेक्टर हो गया, ये आने वाले टॉपिक हैं, इन्हें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर, देखो बेसिक करेक्टर क्या है कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो या तो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं। अब वो भी डिपेंड करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। मतलब कि मैं आपके सामने लिख दूं NaOH और मैंने लिख दिया एक LiOH, ये दोनों लिख दिए। अब यहाँ NOH और OH तो क्या हो गए, सेम। अब सोडियम और लिथियम ही डिपेंड करेंगे बेसिसिटी को। अब बेसिसिटी का रीजन कौन डिपेंड, मतलब बेसिसिटी किस वजह से बनती है, OH नेगेटिव आयन की वजह से। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये दोनों के दोनों आपने एक बिकर के अंदर ले लिए। बिकर के अंदर लेने के बाद क्या होगा कि जहां OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कैसे बनेगा कि जो जितना जल्दी से इन मेटल से छूट के चला जाएगा, मतलब और मेटल से छूट के कैसे जाएगा, जो जितना जल्दी, इन दोनों मेटल में से कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो हम लोग जानते हैं टॉप से बॉटम में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज। तो सोडियम जो इजीली से लूज कर देगा किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो दिस विल ब्रेक डाउन इनटू Na पॉजिटिव प्लस में क्या OH नेगेटिव। तो यहां पे क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की क्या हो रही है, डिक्रीज। तो बेसिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना कम होगा बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम लिख देते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना डिक्रीज, बेसिसिटी इंक्रीज। तो ये एक और इसका एप्लीकेशन था। इसके बाद लास्ट एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, फोर्थ एप्लीकेशन की, रिड्यूसिंग नेचर।
रिड्यूसिंग नेचर भी एक कॉन्सेप्ट है जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ोगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका काफी यूज होता है रिड्यूसिंग नेचर का। अभी केवल पॉइंट को समझ लो कि क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है इसकी, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। रिड्यूसिंग नेचर भी इज मोर, जितना रेडिली लॉस द इलेक्ट्रॉन मोर द रिड्यूसिंग नेचर। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जितना जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर देगा उसका रिड्यूसिंग करेक्टर उतना ही क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, उसका रिड्यूसिंग करेक्टर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन था आयनाइजेशन एंथैल्पी का। इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर एक एक्सेप्शनल केस आपको बताया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वहां हम लोग केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस इसके होंगे वो सब आपके हाई लेवल के, मैं आपको प्रॉपर एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, उन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी केवल आप लोग जो यहाँ तक जो है पढ़ो, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम लोग मिलेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।